प्रत्याशी हैं, क्या आप बात लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? 3 मुद्दे प्रमुख हैं। कानून व्यवस्था, उसके साथ जोड़ लीजिए समाज के अंदर किस प्रकार से लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता स्वस्थ तरीके से स्थापित की जाए, इसके लिए एक विश्वास जनता के अंदर पैदा करना, ये तमाम बातें हैं। मैंने 3-4 मुद्दे गिना दिए आपको। यह निश्चित तौर पर जिस तरह से केशवनाथ त्रिपाठी जी का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बना रही है भाजपा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीएसपी के प्रत्याशी हर्षवर्धन वाजपेयी। हर्षवर्धन जी, बीजेपी कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के लगातार बीएसपी पर आक्रामक रही हैं विपक्षी पार्टियां, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर आप? मेरे हिसाब से अगर विपक्षी पार्टियां कानून को मुद्दा बनाकर आक्रमण कर रही हैं बसपा पे, तो अपना टाइम व्यर्थ कर रही हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को कंट्रोल में लाना ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही है बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑलमोस्ट निल हो गया है। क्राइम नहीं जीरो हुआ है, क्राइम हम आज भी हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है, जमीन की लड़ाई में लोगों की मारपीट हो रही है, वो सब हो रहा है। कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है, लेकिन ज्यादातर जो बड़े माफियाज इत्यादि थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और जो बची कुची, ये 5 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां पे सीओ को बोनेट में घुमा के लखनऊ में घुमाया जाता था, वहां पे आज कोई थाना में जाके कोई बाहुबली किसी दरोगा से, किसी पुलिस वाले से दबाव नहीं बना सकता। पीडब्ल्यूडी और इत्यादि टेंडरों में आज की तारीख में टेंडर पूलिंग नहीं हो रही है। ये सब बड़ी उपलब्धियां हैं। जी हाँ, जिस तरह से हर्षवर्धन वाजपेयी का कहना है कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा बीजेपी बना रही है और बीएसपी का कहना है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। आइए जानते हैं कांग्रेस के लीडर का क्या कहना है। श्याम कृष्ण पांडे जी, आप कांग्रेस क्या कहेगी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, या फिर कांग्रेस के का जो घोषणा पत्र है और उसको लेकर के क्या वादे लेकर के जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? कानून व्यवस्था के सिलसिले में मैं सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाहूंगा अपने बसपा के मित्र को, 1000 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए, अखबार में, मीडिया में भली भांति प्रदर्शित है। और खेद की बात है कि महिला होने के बावजूद, दलित महिला होने के बावजूद प्रदेश की मुख्यमंत्री एक भी स्थान पर मौका मुआयना करने नहीं गई। जहां तक मुद्दों का सवाल है, 4 बार भारतीय जनता पार्टी के 4 मुख्यमंत्री रह चुके। मायावती जी 4थी बार मुख्यमंत्री हैं, कार्यकाल सामने है। मुलायम सिंह जी स्वयं 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश के। तो मेरे मित्रों, इनके कार्यकाल सामने हैं। पिछली बार सपा के कार्यकाल को देखकर जनता ने अपार बहुमत से मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया कि शायद प्रदेश को निजात मिले। उनका कार्यकाल सामने है। लोग कहते थे वे भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मित्रों, इस आरोप पर अपने 22 मंत्रियों को बेदखल करके, उनका टिकट काट के, उस आरोप पर मायावती जी ने स्वयं मुहर लगा दी कि यह 4 साल 10 महीने तक हम एक भ्रष्ट मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी आप बीएसपी और एसपी दोनों पर आरोप मढ़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी आप पर हमला कर रही है, बीएसपी आप पर हमला कर रही है, बीजेपी आप पर हमला कर रही है, और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अभी घोषणा पत्र में कई बातें कही, जिसमें से बलात्कार पीड़ितों को लेकर के भी बात कही और अभी मुद्दा उठाया जिस तरह से श्याम कृष्ण पांडे जी ने, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी इन आरोपों को के बारे में, या फिर आपके मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, ये तो विपक्षियों का एक तेवर रहता है निराधार आरोप लगाने का। हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमारा ये देश जो है ये पूंजीवाद से चलेगा, कि ये प्रतिक्रियावादी ताकतों से चलेगा, कि ये जो है आपके सांप्रदायिकता से चलेगा। लेकिन आपका जो घोषणा पत्र जारी होता है उसमें मुलायम सिंह जी एक जमाने जब कंप्यूटर के विरोधी हुआ करते थे और अब जिस तरह से लैपटॉप की बात करते हैं, उसके बारे में क्या यही वक्त क्यों चुना? मैं जो पूरी शब्द कहना चाहता हूँ, मुझे पूरा करने दीजिए। ये देश केवल समाजवाद से ही चलेगा और एक दिन वो दिन आएगा, 20 साल जो युवा शक्तियों को हम जो दे रहे हैं, एक दिन मुझे पूरा विश्वास है समाजवाद से ही एक दिन हम लोग लाल किला पे झंडा फहराएंगे। और हमारे जो साथी हैं जो विभिन्न पार्टियों में चले गए हैं, अगर आज वो समाजवादी विचारधारा को लेकर चले होते और केवल किसी सदन के मेंबर बन जाने से ये जो विचारधारा नहीं बदलती है। और हमारे जो वरिष्ठ साथी अभी बोल रहे थे, एक जमाने में ये बहुत बड़े ये समाजवादी थे, लेकिन जब रोटी में मक्खन लग जाता है पूंजीवाद का, तो आदमी का विचार बदल जाता है। रोटी में मक्खन लग जाता है तो
पूंजीवाद बदल जाता है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस पर आरोप मढ़ रहे हैं वो लगातार। जनता से बात करते हैं कि इन नेताओं के बारे में जनता क्या कहेगी। विरोचन जी, आप यहाँ पर रहे हैं और लगातार इलाहाबाद की पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं, और क्या कहेंगे जिस तरह से नेता ये वादे और दावे कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, और आज जनता और नेता आमने सामने हैं, आपको क्या मत है? देखिए, राजनीति का पहलू सिकुड़ गया है, और जब कोई चीज सिकुड़ जाती है तो तालाब के पानी की तरह गंध देने लगती है। आदरणीय केसीनाथ जी ने कहा कि राजनीति के जो नैतिक मूल्य थे, जो समाज को बनाने के लिए आगे बढ़ते थे, वो सारे मूल्य खत्म हो गए हैं। और जब जिस देश की राजनीति रोगी हो जाया करती है तो वहाँ पर भोगी लोग आगे बढ़ते हैं, और ऐसे समय में जोगी लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आज राजनीति भ्रष्टाचार में केंद्र से लेकर के और प्रदेश, उत्तर प्रदेश में खासकर जिस तरह से भ्रष्ट राजनीति हो चुकी है, हम तर्क और कुतर्क देते रहें, लेकिन अब राजनीति में जब तक जोगी लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति का सुधार नहीं हो सकता है। और फिर कबीर की वो वाणी हमें जरूर याद करनी पड़ेगी कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। राजनीति में रोग लग गया है, जो ये आक्षेप कर रहे हैं, आपके क्या विचार है? देखिए, आनंद मोहन का नाम जो है वो समाज सेवी के रूप में है। मैं इतना बताना चाहूंगा, चुनाव में हर नेता, हर पार्टी बड़े बड़े आदर्श की बात करता है, और चुनाव जीत जाने के बाद खुद आगे होता है और आदर्श को पीछे कर देता है। जो समाज की सेवा करे, जो जनता की सेवा करे, जो सब तरीके से सेवा भावना से आए, वही हमारा प्रतिनिधि बने, तब ज्यादा अच्छा होगा। न कि जिन लोगों ने इसको एक कॉमर्शियल, एक व्यवसाय बना लिया है कि आज 10, 20, 50 लाख लगा के चुनाव लड़ लो और उसके बाद 10, 20, 50 करोड़ अरबों कमा लेना, सबके घर भर जाते हैं। तो इससे देश की सेवा, प्रदेश की सेवा और जनता की सेवा नहीं होता है। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। बहरहाल वक्त हो गया है मुद्दा में एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मुद्दा में वापस लौटेंगे। दिल का बाजार है, थोड़ा बिजार है, कोलकाता ख्वाहिशों अरमानों का अचार है। जितने भी दूर जाओ दिल से ना पार है, कोलकाता देखो तो बाकी दुनिया बेकार है। पावरफुल है फिर भी लाचार है, बिल्कुल नया है फिर भी बीते कल में गिरफ्तार है। जब दर्द सताए, बैक4 हर्बल जॉइंट केयर जेल लगाएं। 11 जड़ी बूटियों की शक्ति से भरपूर जॉइंट केयर जेल का क्विक एक्शन फॉर्मूला दे दर्द से असली आराम। जॉइंट केयर ऑयल और जॉइंट केयर टैबलेट्स भी उपलब्ध। बैक4 जॉइंट केयर, दर्द का असली दुश्मन। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना यूपी, अपना उत्तराखंड और राजधानी से सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। खामोश लबों की प्रार्थनाएं जब रह जाती हैं अनसुनी, मुट्ठी भर जीने की आरज़ू लिए यूं खाना बदोशों की तरह भटकते हुए दर बदर। अपने डर, दुस्वप्न और वर्जनाओं से बाहर निकलने का समय आ गया है। सही निर्णय लेने का समय आ गया है, क्योंकि आपका एक वोट लिखेगा आपके भविष्य की इबारत। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार त्रिदीप रमण। वोट करेगा यूपी में आपका स्वागत है। रोजाना शाम 6:30 बजे ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
डॉक्टर अंजुला मार्केल ने प्रधानमंत्री से के नेतृत्व में शुरू हुई धमाकों की जांच। फोरेंसिक टीम की आवाज से गुप्त खजाना सेंचुरी की जमीन पर कब्जे का मामला गरमाया। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी, ब्लास्ट हुआ वो जो प्रासंगिक। हमारा एजेंडा है देश बचना चाहिए, काला धन हिंदुस्तान को वापस मिलना चाहिए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए बात करते हैं फिर से जिस तरह से लगातार जनता नेताओं पर आरोप मढ़ रही है और वायदे पूरा न होने का आरोप लगा रही है, राजनीति में रोग हो गया है, इसकी बात कह रही है। बात करते हैं वरिष्ठ नेता बीजेपी के केशवनाथ त्रिपाठी जी से। राजनीति में रोग हो गया है, क्या कहेंगे? ये बात काफी हद तक सही है कि आज राजनीति बीमार हो गई है और इसके पीछे कारण है कि अब लोग राजनीति को जन सेवा का माध्यम नहीं, स्वार्थ सेवा का माध्यम बना रहे हैं। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि राजनीति में आना एक पेशा हो गया है और जैसे किसी पेशे से आमदनी होती है उसी तरह राजनीति से आमदनी हो, और इसीलिए जनहित की तमाम योजनाएं वो खटाई में या तो पड़ जाती हैं या जिस उद्देश्य से बनाई जाती हैं वो लक्ष्य पूरा नहीं होता। कमीशन खोरी, दबाव, ठेके लेने के लिए सारी कोशिश, अपराध, ये सब राजनीति का विकृत रूप हमारे सामने इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम राजनीति को जिस मर्यादित रूप में देखना चाहते हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही है। और इसी कारण जब नेता जनता के बीच में वोट मांगने जाता है तो कम से कम 50% लोग नेता के प्रति वह सम्मान नहीं दिखाते जो पहले सम्मान दिखाया जाता था। निश्चित तौर पर जिस तरह से बिल्कुल साफ गोई से केशवनाथ त्रिपाठी जी ने स्वीकार किया कि राजनीति में रोग हो गया है। जावेद उर्फी जी, आप क्या कहेंगे? आप भी इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं और यहाँ की राजनीति को भी आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से हम लोगों ने पूरा हिंदुस्तान को आज से 60 साल पहले हम लोगों ने इतनी लगन के साथ, मॉरल हमारा अच्छा था, हम लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाई, लेकिन उसके बाद से जो लोग अभी जैसा कहा है हमारे दो लोगों ने कि राजनीति जो है वो एक बिल्कुल पेशा बन चुकी है, ये बात, इस बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। इसलिए कि पहले जब कभी नेता जाया करता था तो जो सम्मान उसका हुआ करता था वो सम्मान आज तक नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये नेता आया है वो पैसा कमाने के लिए। इससे मैं ये चाहूंगा कि अपना मॉरल कैरेक्टर नेता ही नहीं ठीक करें बल्कि जनता में जो लोग हैं वो भी अपना मॉरल कैरेक्टर को ठीक करें। आज ये आप समझ लीजिए कि कोई भी काम हो सब जगह आपको कमीशन देना पड़ता है, तो ये कमीशन खोरी जो आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, करप्शन, इस करप्शन को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मॉरल कैरेक्टर ठीक करना पड़ेगा। करप्शन को दूर करना होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया कि जिस तरह से राजनीति में रोग हो गया है। हर्षवर्धन जी, आप क्या कहेंगे, क्या ये सच है? मेरा ये कहना है कि अगर इसमें बदलाव लाना है तो ये बदलाव जनता से शुरू होगा। जनता अगर बाहुबलियों को, क्रिमिनल्स को चुनना बंद कर देगी तो अपने आप करप्शन में गिरावट आएगी, जमीन कब्जा करना, गलत काम होना, ये सब में गिरावट आएगी। तो जनता को फैसला लेना होगा। दल वल बाद की बात है, सबसे पहले अच्छे प्रत्याशी को चुनना शुरू करिए। अच्छे प्रत्याशी को चुनना शुरू कीजिए। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी सभी इस बात को मान रहे हैं कि राजनीति में रोग लग गया है, लेकिन ये रोग दूर कैसे होगा? आखिर इस रोग का निदान क्या है? आखिर कब ये बीमारी से लोगों को मुक्ति मिलेगी और कब इस देश की राजनीति साफ सुथरी होगी? क्या कहेंगे आप? मैं जनाब इसमें यह कहना चाहूँगा कि राजनीतिक रोग नहीं, राजनीतिक प्रदूषण हो गया है। प्रदूषण, जब तक आप प्रदूषण को जो है, जैसे गंगा प्रदूषण है आपका, मैं जब विधायक था तब हमने एक योजना राजीव गांधी की आई थी कि हम गंदे पानी को साफ करके नदियों में गिराएंगे। मैंने उस समय आमरण अनशन भी किया था और ये आश्वासन मिला था कि हम जो नाले बह रहे हैं उसकी जगह सीवर लगाएंगे, सीवर का पानी पंपिंग स्टेशन ले जाएंगे, पंपिंग स्टेशन का पानी ट्रीटमेंट प्लांट ले जाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट का पानी ले जाके साफ करके नदियों में गिराएंगे। आज 20 साल हो गए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो 5 गुना था आज 50 गुना हो गया। उसी तरह से जो राजनीतिक प्रदूषण है इसको हम कैसे बहुत 50 गुना बढ़ गया है। जब तक हम लोग नैतिकता नहीं लाएंगे, मॉरल वैल्यूज नहीं लाएंगे। आज हम घर में रहते हैं, घर के अंदर कोई आता है,
हम अपने बच्चे से कह देते हैं कि भाई घर में जाओ कह दो पिताजी नहीं है, तो बच्चा तो घर से ही सीख रहा है झूठ की शिक्षा। तो हमें अपने लोगों को सबसे पहले राजनीतिक प्रदूषण को दूर करना पड़ेगा। राजनीतिक प्रदूषण को दूर करना पड़ेगा, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। और राजनीति में रोग लग गया है, ये कहना है बाकी अन्य पार्टियों का। जनता से बात करते हैं कि जिस तरह से बात होती है, हम आपको बुलाएंगे, जब आपसे कहेंगे तब आप कहिएगा। महिलाएं कुछ यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप क्या समझती हैं यहाँ की राजनीति के बारे में, और क्या लगता है कि ये राजनीति में जो रोग लग गया है, राजनेता इस बात को साफ गोई से स्वीकार कर रहे हैं, राजनीति में प्रदूषण हो गया है, ये क्या हो रहा है? राजनीति अगर ऐसी चलेगी क्या? नहीं, राजनीति ऐसे नहीं चलेगी। जनता को चुनना पड़ेगा अपनी राजनीति के लिए। एक जनता प्रत्याशी ऐसा चुने जो ये प्रदूषण, ये रोग है, इस रोग को दूर करने के लिए जनता के हाथ में ये चाबी है। जनता जिसको चुनेगी वही राजनीति और प्रदूषण का दूर करेगी। यानी आपका कहना है कि जनता को ये चुनने, सही प्रत्याशी चुने, और ये सबसे बड़ी बात होगी, तभी ये राजनीति से रोग और राजनीति से प्रदूषण दूर होगा। हाँ। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, आपका क्या कहना है? आप जरा बताएं कि जिस तरह से ये पूरा माहौल हो गया है राजनीति का, और ये चर्चा करना आज का प्रमुख कारण यही है कि राजनीति में जो रोग लग गया है, प्रदूषण हो गया है, आखिर उस राजनीति का रोग और प्रदूषण दूर कैसे होगा? सारे नेता तो यही करके चले जाते हैं कि हाँ मैं जीतने के बाद ये रोड बनवाऊंगा, वो करवाऊंगा। जैसे हमारे क्षेत्र के अभिनंदन गोपाल नंदी जी जीते हैं, उन्होंने कहा करा देंगे, उसके बाद आज तक वो नहीं आए। तो हर पार्टी के लोग यही कह के जाते हैं ना, लेकिन एक समाजवादी पार्टी ऐसी कि जो उनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है, जो कहती है वो करके जाते हैं। आपका कहना है कि जिस तरह से जो वायदे जनता से नेता करके जाते हैं, उन वायदों को वो पूरा नहीं करते, और शायद सबसे बड़ा कारण राजनीति में रोग का, राजनीति में प्रदूषण का यही है। बहरहाल मुद्दा में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मुद्दा में वापस लौटेंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी। मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, बड़ा मुस्कुरा दे, जिंदगी सनफीस्ट कुकीज। असली बटर और चुनिंदा गेहूं से बने स्वादिष्ट सनफीस्ट बटर कुकीज, हर बाइट में मुस्कान। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर। न सनसनी, न प्रलय, न चमत्कार और न बात का बतंगड़। हिंदी चैनलों की लीक से हटकर गंभीर कंटेंट प्रोग्राम। हिंदी के सुधीर दर्शकों, नेताओं और राजनीतिक एक्टिविस्टों में नंबर 1 प्रोग्राम। सेंट्रल हॉल ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तब। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ चुनावी घमासान। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में होगा दूसरे चरण के लिए 59 सीटों पर मतदान, जहां दिन भर मौजूद रहेंगे हमारे 59 रिपोर्टर। बताएंगे हर एक सीट पर मतदान के ताजा रुख और उससे जुड़ी तमाम खबरें। होगा महामुकाबले का महाकवरेज, सबसे सटीक, सबसे पहले। रीजनल चैनलों के सरताज ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है, और एक बार फिर बात करते हैं नेताओं से कि आखिर इलाहाबाद के क्या लोकल मुद्दे हैं, जो यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, वो कैसे दूर होंगी? कृष्णा जी, आप क्या समझते हैं कि यहाँ के क्या मुख्य समस्याएं हैं, और क्या वो इस बार के चुनाव में मुद्दा है? यहाँ की मुख्य समस्याएं बहुत हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि कानून और व्यवस्था एक मुख्य समस्या है। यहाँ की नागरिक समस्याएं बहुत हैं। यहाँ विकास के काम नहीं है। पिछले 4-5 वर्षों में इलाहाबाद में अपराध बहुत बढ़ गया। खुलेआम डकैती हो रही है, लूटमार हो रही है, चेन छीनी जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है,
और पुलिस उसको काबू करने में या उन अपराधों का पता लगाने में पूरी तरह से असफल हो गई। दूसरी ओर सारे शहर के अंदर कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, नालियां बजबजा रही हैं, सड़कें टूटी हैं। लोग विकास की बात करते हैं तो इलाहाबाद में तो गड्ढों का विकास हुआ, यानी जो गड्ढे पहले कम चौड़े थे ज्यादा चौड़े हो गए, जो गड्ढे पहले कम गहरे थे वो ज्यादा गहरे हो गए। और यही नहीं, इसमें कुछ लोगों ने अपना व्यक्तिगत विकास भी कर लिया। इसके साथ साथ नागरिक समस्याओं में सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत हो रहा है इलाहाबाद में। उसके लिए अभी कोई समुचित उपाय सरकार की ओर से, न तो केंद्र सरकार की ओर से और न तो प्रदेश सरकार की ओर से किया गया। धीरे धीरे महानगर में वाहनों की संख्या बढ़ गई है। अब ये वाहन जब सड़क पर चलेंगे तो जाम होगा, इसलिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था, बाईपास की व्यवस्था, ओवरब्रिज की व्यवस्था, ये सब करना चाहिए, तब इन समस्याओं से जनता को निजात मिलेगी। और मताधिकार इस संबंध में जनता की राय को सबके सामने रखने में बहुत बड़ा हथियार है। जनता कभी कभी तात्कालिक दृष्टि से निर्णय ले लेती है और बाद में पश्चाताप करती है। ये चाहिए कि हम जनता को जागरूक करके कहें वो दूरदर्शी राजनीति के आधार पर अपने इस बहुमूल्य अधिकार मताधिकार का प्रयोग करें। जी हाँ, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद के जो लोकल इश्यूज हैं, जैसे इलाहाबाद में सड़कों की खस्ता हालत है, इलाहाबाद में पीने के पानी की भीषण समस्या है, इलाहाबाद में बिजली की भीषण समस्या है। आप एडवोकेट हैं और यहाँ पर वकालत करते हैं, आपको क्या लगता है ये राजनीति में जो वकालत हो रही है, जो राजनीति के लोग वकालत कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये जो वकालत कर रहे हैं तो ये इनकी अपनी वकालत है। किसी ना त्रिपाठी जी की इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ कुछ लोगों का विकास हुआ है, बल्कि कुछ नहीं, बल्कि जितने भी नेता आए हैं, तो आपने भी देखा होगा कि जब वो टिकट पाते हैं तो उस वक्त स्कूटर होती है, लेकिन चंद दिनों के अंदर उनके पास टाटा सफारी आ जाती है, फिर गाड़ियों के अंबार लग जाता है, और जब वो निकलते हैं तो गाड़ियों का काफिला लेके निकलते हैं। तो नेताओं का विकास पहले होता है। अगर ये शायद नेता अपना विकास छोड़कर क्षेत्र का विकास करें तो इनको अपने दोबारा इलेक्शन में वोट मांगने के लिए बाहर ना निकलना पड़े, बल्कि जनता खुद उनको जिताकर आगे पहुंचाए कि ये मेरे नेता हैं, इन्होंने मेरे लिए ये किया, मेरा विकास किया। नेताओं का विकास हो रहा है। हर्षवर्धन जी क्या कहेंगे, जिस तरह से ये जनता आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि नेता विकास कर रहे हैं और जनता का विकास और शहर का विकास नहीं हो रहा है? देखिए, जरूर शहर में बहुत सी समस्याएं हैं, और जैसे कि जो JNURM के तहत काम हुआ है सीवर लाइन का, इसके बाद सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। स्टेट लैंड के मुद्दे हैं, यहाँ पे सिविल लाइन्स में बहुत महंगी ज़मीन है जिसमें झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिनको भू माफिया से संरक्षण देना है। ऐसे मुद्दे बहुत से हैं, विकास के मुद्दे हैं। लेकिन नेताओं का, पार्टियों का तो रोल है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने अभी महानगर में एक शरीफ टीचर का टिकट काट के एक बाहुबली को टिकट दे दिया। तो जनता को भी जरूरत है कि इस तरीके के लोग जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आ रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे, जिससे आने वाले दिन में शरीफ लोग जब राजनीति में आएंगे तभी इन मुद्दों का निवारण होगा। शरीफ लोग जब राजनीति में आएंगे तभी इन मुद्दों का निवारण होगा। क्या कहेंगे आप, ये बताइए कि लगातार राजनीति की बात होती है और प्रदूषण की बात होती है कि राजनीति में रोग हो गया है, लेकिन गंगा जो कि प्रदूषण से जूझ रही है उसका ख्याल किसी भी राजनेता को नहीं आया। और इतनी देर से मैं लगातार राजनेताओं से बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी इस इशू को इस वक्त भी नहीं उठाया। आप क्या कहेंगे? देखिए, गंगा की ये स्थिति कर दी है लोगों ने कि पहले तो लोग नहाते थे और उसका जल लेकर के चले जाते थे, मरते समय आदमी को मुंह में डालेंगे या पूजा पाठ में उसका प्रयोग करेंगे, आचमन लेते थे। परंतु सच्चाई यह है, जो बेचारा बाहर से आता है एक, उसको क्या मालूम कि हमारी गंगा की क्या स्थिति है। जो लोग गंगा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास का ढंग गलत है। जो गंगा थी वो गंगा के पानी को जगह जगह पे रोक दिया गया। आज अगर कानपुर की टेनरीज और इलाहाबाद के नाले नाली जो जाकर के गंगा में खुल रहे हैं, इनको भी बंद करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो होना चाहिए, पर ये पानी अगर गंगा में ना जाए, गंदा पानी, तो हमारी गंगा है ही नहीं। आप गर्मी के दिनों में पुल पर खड़े हो जाइए और देखिए तो एक काले रंग का और भूरे रंग का पानी नजर आएगा, वही गंगा है। आप क्या कहेंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं और क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनका निवारण इन राजनेताओं को करना चाहिए? एक व्यंग में अपनी पूरी बात को रखेंगे। हमने एक व्यंग अभी लिखा था, उसी व्यंग के माध्यम से आपके बीच में ये बात रखेंगे। 6 आदमियों के विचार इस व्यंग में व्याप्त है। पहला कह रहा है कि फकरो फाका का चंद दाना अब हमें कबूल है। दूसरा कह रहा है ताज कॉरिडोर का मामला अब किताबों की धूल है। तीसरा कह रहा है जिस दिन देखा शीला की जवानी सोचा सारा पैसा वसूल है।
चौथा अन्ना हजारे साहब बोलेंगे भ्रष्टाचारियों को जिस तरह न पहचाना ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। फिर हमने उनसे जब प्यार की बात कहा, उन्होंने कहा आप सब फिजूल है, क्योंकि कल्लन के वलीमे में जो गुड्डू को दिखाया वो देखो वो लड़की गुलाब का फूल है। और चुनाव नजदीक आते ही नेताजी ने चिल्लाया कि यूपी मेरे कदमों की धूल है। उन्हें नहीं पता था कल जो बोया आम आज वो कांटा बबूल है। कल जो बोया आम आज वो कांटा बबूल है। निश्चित तौर पर जिस तरह से ये आम जनता की राय है और जनता की बात आप क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक विधायक जब अपना नामांकन भरने से पहले ये दिखाते हैं कि मेरे ऊपर इतने लाख का कर्ज है और 5 साल बाद वो 87 करोड़ के अपनी संपत्ति घोषित करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो फार्मूला जनता को भी बतावें तो जनता भी खुशहाल हो सके। आप क्या कहना चाहते हैं? इलाहाबाद के विकास के लिए जो बातें चली हैं, यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग अभी तक नहीं बनी है, फ्लाईओवर यहाँ जरूरत है वो नहीं बना है, फ्लाईओवर की जरूरत है, मल्टी लेवल पार्किंग की जरूरत है। महानगर कहने से केवल ये महानगर नहीं हो सकता, इसको महानगर बनाया जाना चाहिए। सभी नेताओं को ये समझ लेना चाहिए। जी हाँ, क्या कहना चाहिए बताइए। ये अभी बीएसपी प्रत्याशी ने ये कहा कि पीडब्ल्यूडी में टेंडर अब पूल नहीं किए जाते। शायद प्रत्याशी जी को ये पता नहीं है कि यहाँ टेंडर सरकारी तंत्र से पूल किए गए हैं और सारे टेंडर पूल हुए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो वहाँ के जो है गुंडा कार्यकर्ता जो थे वो पूल किया करते थे, और बीएसपी में सरकारी तंत्रों ने मिल करके जो उसको पूल किया। और दूसरी चीज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे पूछा जाए, जो कांग्रेस के आए हैं पांडे जी, कि वेतन निधि उनके विधायक ने क्यों नहीं वापस किया, विकास निधि क्यों वापस। राजनेताओं से असंतुष्ट हैं, बताइए क्या कहना चाहते। अभी हमारे बीएसपी के जो उन्होंने कहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अपने प्रदेशवासियों के कि सर्वजन दुखाए और सर्वजन पिटाए। जिस तरह से अलग अलग व्यूज है जनता के, और क्या कहेंगे हर्षवर्धन जी, बीएसपी खासतौर पर निशाने पर है, क्या बात है? देखिए, जब कोई आगे बढ़ता है तो ये पुरानी परंपरा है कि कुछ लोग टांग खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1984 में जब से बीएसपी की स्थापना हुई है, हर आम चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ा है, सीटें बढ़ी है, और अब की बार इंशाअल्लाह फिर से बीएसपी की सीट आने वाले आम चुनाव में बढ़ेंगी। आपने देखा किस तरह से जनता और नेता आमने सामने रहे और एक दूसरे की बातें, जनता ने अपनी बात नेता के सामने रखी और नेताओं ने उसका बखूबी जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आगामी 15 फरवरी को जब इलाहाबाद में चुनाव होगा तो आप अपने घरों से जरूर निकलें, और तभी ये राजनीति से रोग और राजनीति से प्रदूषण दूर होगा जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।